हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में पॉलिटी की हमने क्लास में पढ़ा था अबाउट द प्रेसिडेंट कि प्रेसिडेंट जो हैं उनकी इलेक्शन कैसे होती है, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होती है, उनको कैसे इम्पीच किया जाता है और उनकी डिफरेंट पावर्स और उनके फंक्शंस हम लोगों ने पढ़े थे। हम आज पढ़ेंगे अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ऐसे लोगों के बारे में। तो जो सबसे पहले हमारा टॉपिक है आज का वो है वाइस प्रेसिडेंट। ही इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इसका मतलब है कि जो भी पर्सन राज्यसभा के चेयरमैन होंगे, जो भी पर्सन राज्यसभा के चेयरमैन होंगे वही होंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या वाइस वर्सा जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वही होंगे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ऑक्युपाइज सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री। ये कंट्री में दूसरा बड़ा ऑफिस होल्ड करते हैं, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट का हमने लिखा था फर्स्ट सिटीजन, ही इज द सेकंड सिटीजन। ही प्रिसाइड्स ओवर द प्रोसीडिंग्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उनमें ये अपना मेन प्रोसीड करते हैं, मतलब जो उनको लीड करते हैं। इनकी क्या क्वालिफिकेशन होती है? मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भारत के सिटीजन होने चाहिए। मस्ट हैव 35 ईयर्स ऑफ एज, कम से कम 35 साल की इनकी उम्र होनी चाहिए। मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये और ऐसी किसी भी पदवी पर नहीं होने चाहिए, ना स्टेट गवर्नमेंट में ना ही सेंटर गवर्नमेंट में, जहाँ से इनको गवर्नमेंट से पे मिल रही हो। ये वाइस प्रेसिडेंट की पे ही लेंगे और किसी और ऑफिस से पे नहीं ले सकते। क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये कम से कम इतने क्वालिफाई होने चाहिए, इतने काबिल होने चाहिए कि ये राज्यसभा के मेंबर बन सके। जब हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था तो हमने लिखा था ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी द मेंबर ऑफ लोकसभा। He cannot be member of either house of parliament or state legislature। ये क्वालिफाई तो होने चाहिए कि इतने की राज्यसभा के मेंबर हों, लेकिन ये किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते, ना ही पार्लियामेंट में और ना ही स्टेट में, ना ही ये लोकसभा, ना ही राज्यसभा, ना ही विधानसभा और ना ही विधान परिषद, किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होंगे। Nomination of candidate for election to office of vice president must be subscribed by at least 20 electors as proposers and 20 electors as seconders। जैसे हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट के केस में कि वो इंसान प्रेसिडेंट होने का, कैंडिडेट होने के लायक होगा जिसको कम से कम पहले 50 मेंबर सहमति देंगे कि हाँ जी, फिर से 50 मेंबर सहमति देंगे। यहाँ पर क्या होता है कि पहले कम से कम 20 इलेक्टोर्स जो होंगे वो सहमति देंगे, उसके बाद फिर 20 और पर्सन जो होंगे उनको सहमति देंगे, फिर वो पर्सन जो है वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए नॉमिनेट हो सकता है। और हर वो कैंडिडेट जो अपने आप को नॉमिनेट करेगा एज अ कैंडिडेट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, 15,000 रुपीज डिपॉजिट करवाने होंगे आरबीआई में एज अ सिक्योरिटी। हिज टर्म इज 5 years फ्रॉम द डेट ही एंटर्स ऑफिस। इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 5 साल का होता है, तब से जब ये अपने ऑफिस में एंटर हो जाते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। जो वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है, इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय इलेक्टोरल कॉलेज, ये भी एक इनडायरेक्ट वे से इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू इलेक्ट होते हैं। लेकिन इनके इलेक्टोरल कॉलेज में कौन पार्टिसिपेट करता है? कंसिस्टिंग ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। इसमें क्या होता है कि लोकसभा एंड राज्यसभा के सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सारे मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, इंक्लूडिंग nominated and elected, ठीक है।
नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट हैज फाइनल एंड एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स एंड डाउट्स रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। जो सुप्रीम कोर्ट होती है उसके पास ये पावर होती है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर कोई डिस्प्यूट हो गया है तो उसको रिजॉल्व करेगी कौन? सुप्रीम कोर्ट। वाइस प्रेसिडेंट टेक्स ओथ इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेसिडेंट। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनको ओथ होती है कसम दिलाना कि मैं अपना काम ईमानदारी से करूँगा, वो होती है इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेसिडेंट। रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, अगर ये करप्ट हैं तो इनको भी इम्पीच किया जाता है। कैसे? रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय अ रेजोल्यूशन रेज्ड ओनली इन राज्यसभा। ये रिमूव हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही एक रेजोल्यूशन पास करना होता है बाय द एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है? ग्रेटर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ, कि जितने भी मेंबर हैं, जैसे हम बोलें कि हमारे पास 245 राज्यसभा के मेंबर हैं तो उसके 50% से एक भी ज़्यादा हो जाए तो वो होती है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। Prior to passing the resolution in Rajya Sabha, a 14 days advance notice should be served to him। लेकिन राज्यसभा में इसका रेजोल्यूशन शुरू करने से पहले 14 दिन पहले वाइस प्रेसिडेंट को बता दिया जाता है कि हम आपके रिमूव करने का जो प्रोसेस है वो शुरू कर चुके हैं। नेक्स्ट पर्सन है हमारे पास गवर्नर। जो गवर्नर होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट होते हैं सेंटर में, ठीक है, वैसे ही सेम पोजीशन होल्ड करते हैं गवर्नर इन द स्टेट। जो काम प्रेसिडेंट करते हैं सेंटर में वही काम गवर्नर करते हैं स्टेट में। ही इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट्स। जो स्टेट्स होती हैं उनके जो गवर्नर होते हैं उनको चलाने का काम कौन करता है? गवर्नर। एक्ट्स ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनके सलाह मशवरे से जो काम करते हैं गवर्नर, वो मतलब स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ कर करते हैं। सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट अंडर आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 के अंडर ये है कि हमारे पास जो एक पर्सन है वो एक से ज़्यादा स्टेट के गवर्नर हो सकते हैं, और आर्टिकल 153 ये भी कहता है कि हर स्टेट में गवर्नर होगा ही होगा। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑन स्टेट आर टेकन ऑन हिज नेम। स्टेट में जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिए जाते हैं वो सारे के सारे गवर्नर के नेम पर लिए जाते हैं, जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट के नेम पर लिए जाते हैं। एक्ट एज अ लिंक बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। जो गवर्नर होते हैं ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर गवर्नमेंट के बीच में एक लिंक का काम करते हैं। ही सेंड रिपोर्ट्स टू प्रेसिडेंट अबाउट स्टेट। स्टेट में जो भी हो रहा है उसकी रिपोर्ट टाइम टू टाइम भेजते हैं ये किसको? प्रेसिडेंट को। डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हेड ऑफ, इनके पास डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक तो ये हेड होते हैं स्टेट के, दूसरा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंटर इन द स्टेट, और ये स्टेट में रह करके खुद को रिप्रेजेंट करते हैं एज द पार्ट ऑफ सेंटर। अपॉइंटमेंट, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर 5 years। इनको 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, बट ही कैन रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय प्रेसिडेंट। बट ये अपने ऑफिस से प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव कर दिए जा सकते हैं। और एक पर्सन अगर एक बारी गवर्नर अपॉइंट हो गए तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपना 5 साल का कार्यकाल एक ही स्टेट में कंप्लीट करेंगे, वो टाइम टू टाइम एक स्टेट से दूसरी स्टेट ट्रांसफ़र हो सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड टेम्परेरीली एज इन केस ऑफ वैकेंसी इन गवर्नर्स ऑफिस। अगर गवर्नर की डेथ हो गई है, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है या कुछ भी हो गया है, तो उस पर्टिकुलर स्टेट के जो हाई कोर्ट होगी उसके जो सीनियर मोस्ट जज होंगे, जिनको बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट, वो एक्ट करेंगे एज अ गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल ऑफ गवर्नर। यहाँ पे
ऑन द रिमूवल ऑफ गवर्नर है यहाँ पर कि जो प्रेसिडेंट है वो कुछ नहीं बताता है अबाउट द रिमूवल ऑफ गवर्नर। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन। क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, एंड मस्ट बी ऑफ 35 ईयर्स, और 35 साल की इनकी जो उम्र है वो होनी चाहिए कम से कम। मस्ट नॉट मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए, ना ही लोकसभा के और ना ही राज्यसभा के, और ना ही स्टेट में किसी भी हाउस के मेंबर होने चाहिए, ना ही विधानसभा और ना ही विधान परिषद। मस्ट नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ और प्रोजेक्ट, ये इनके पास ना ही और कोई ऑफिस होल्ड होना चाहिए और ना ही किसी प्रोजेक्ट में ये इन्वॉल्व होने चाहिए। ओथ जो इनको कसम दिलाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के प्रेजेंस में, और सीनियर मोस्ट जज ऑफ हाई कोर्ट। एंड जो गवर्नर हैं ये अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 155। उसके बाद है पावर्स। गवर्नर ऑफ स्टेट परफॉर्म ऑल द फंक्शंस दैट प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेज एट सेंटर। गवर्नर वो सारे काम करते हैं स्टेट में जो प्रेसिडेंट करते हैं स्टेट में, एक्सेप्ट एमरजेंसी पावर। जैसे हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट के पास एमरजेंसी लगाने की पावर होती है, और हमने पढ़ा था कि ही इज़ द सोल आइडेंटिटी टू इम्प्लीमेंट द एमरजेंसी। ठीक है, तो गवर्नर एमरजेंसी पावर नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, मिलिट्री पावर नहीं है उन गवर्नर, ऐसे कोई मिलिट्री पावर नहीं है कि वो वॉर लगा देंगे या पीस कर देंगे, या किसी भी जो हमारे पास नेवी, आर्मी, एयरफोर्स है उनके हेड्स को अपॉइंट या रिमूव कर सकते हैं, वो सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं। और ना ही इनके पास कोई डिप्लोमेटिक पावर है, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि इंटरनेशनल ट्रीटीज़ प्रेसिडेंट के नेम पर साइन होती हैं। अलग अलग कंट्रीज़ में जो डिप्लोमेट्स होते हैं वो यही भेजते हैं और वहाँ से रिसीव भी करते हैं। He enjoys legislative, executive and judge power in state level। लेकिन ये जो legislative powers होती हैं और जो judgment वाली powers होती हैं, जिसमें कि हमने pardon powers पढ़ी थी, उनको ये मतलब enjoy करते हैं सिर्फ और सिर्फ state level पर। Difference between ordinance making powers of president and governor। जो प्रेसिडेंट और गवर्नर की ऑर्डिनेंस पावर होती है, ऑर्डिनेंस मैंने आपको बताया था कि जब लोकसभा एंड राज्यसभा की छुट्टियां चल रही होती हैं और उस टाइम पर अचानक से कोई लॉ बनाना है तो वो लॉ जो है वो प्रेसिडेंट बनाएंगे। तो ऐसे ही अगर स्टेट के जो हाउसेज हैं उसमें छुट्टियां चल रही हैं और कोई कानून बनाना है तो वहाँ पर गवर्नर बनाएंगे। लेकिन क्या फ़र्क होता है? द प्रेसिडेंट कैन promulgate ordinance on those subjects which are under the legislative jurisdiction of parliament, that is on the union list and the concurrent list। जो प्रेसिडेंट हैं वो हर उस चीज़ पर लॉ बना सकते हैं जो यूनियन लिस्ट में भी है और कॉन्करेंट लिस्ट में है। कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें वो मैटर्स आ जाते हैं, वो चीज़ें आ जाती हैं जिसमें सेंटर एंड स्टेट दोनों इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन जो गवर्नर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ पर ज्यूरिडिक्शन या अपने कानून बना सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्टेट लिस्ट में होती हैं और कॉन्करेंट लिस्ट में होती हैं। द गवर्नर कैन प्रोमुगलेट ऑर्डिनेंस ऑन दोज सब्जेक्ट्स विच आर अंडर द लेजिस्लेटिव ज्यूरिडिक्शन ऑफ स्टेट एंड दैट इज ऑन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। Governor cannot promulgate an ordinance on subject in concurrent list on which can has already made by the parliament। अब ये देखो जो concurrent list है ये दोनों में इंक्लूड हो रही है, ये गवर्नर के केस में भी इंक्लूड हो रही है और प्रेसिडेंट के केस में भी इंक्लूड हो रही है। तो इन्होंने बोला है कि अगर कॉन्करेंट लिस्ट है उसके किसी मैटर पर प्रेसिडेंट ने पहले ही कोई ऑर्डिनेंस पावर यूज करके कोई कानून बना दिया है तो उस पर गवर्नर फिर वो दोबारा लॉ नहीं बना सकता। गवर्नर कैन नॉट प्रोमुगलेट एन ऑर्डिनेंस ऑन सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट इफ अ लिस्ट इज रिलेटिंग
to it has already been passed by the state legislature and it is pending before president। कई बार क्या होता है ना कि स्टेट में कोई कानून बनना है, ठीक है, तो गवर्नर को बोल देते हैं कि आप बनाओ, ठीक है, तो गवर्नर को कई बार समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, तो वो फिर प्रेसिडेंट को आगे भेज देते हैं कि आप देख लो, मुझसे इस चीज़ पर डिसीजन नहीं लिया जा रहा। अगर उसने एक बारी प्रेसिडेंट को भेज दिया है, फिर बाद में गवर्नर के मन में आए कि नहीं मैं इस पर डिसीजन लूँगा, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। एक बारी प्रेसिडेंट के पास चला गया तो प्रेसिडेंट ही उस पर डिसीजन लेंगे, गवर्नर नहीं लेंगे। सम स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गवर्नर, जो गवर्नर होते हैं उनकी कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जैसे कि गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मराठावाड़ा एंड विद्रवाहा। जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मराठावाड़ा एंड विद्रवाहा एरियाज जो हैं, जो बैकवर्ड एरियाज हैं, उनको डेवलप करें। गवर्नर ऑफ गुजरात हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सौराष्ट्र एंड कच्छ। सौराष्ट्र एंड कच्छ दो बैकवर्ड एरियाज हैं गुजरात में, तो वहाँ के गवर्नर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको उनकी डेवलपमेंट की ओर ध्यान दे। गवर्नर ऑफ नागालैंड हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर टिल द थ्रेट बाय नागा रिबेल्स। जो नागालैंड है ना, उसमें एक टेररिस्ट ग्रुप है नागा, ठीक है, वो जो बार बार दंगे फसाद धमकियां देते हैं, तो नागालैंड स्टेट की एक जो गवर्नर है उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखें और नागा जो रिवेल है उनसे स्टेट को बचाएं। गवर्नर ऑफ मिजोरम हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डेवलपमेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मिजो ट्राइब्स ऑफ सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। जो मिजोरम है उसमें एक मिजो कबीले के लोग हैं, उनकी डेवलपमेंट की प्रोटेक्शन की उनकी तरफ ध्यान दे। और सेम चीज़ है अरुणाचल प्रदेश में, फॉर वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ स्टेट्स प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर्स। जो चीफ मिनिस्टर्स और फिर उसके बाद गवर्नर के बाद जो हमारे पास स्टेट्स होती हैं उनकी वेलबींग्स के लिए एक तो प्राइम मिनिस्टर अवेलेबल हैं और चीफ मिनिस्टर अवेलेबल है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इट इज़ अबाउट द प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर। तो सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ही इज़ द मेन पॉलिसी मेकर ऑफ आवर कंट्री, ही इज़ द हेड ऑफ द कंट्री, या सॉरी ही इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इट्स ही इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर है ना, ये क्या है, हमारे पास लोकसभा है, लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं। यहाँ पर जो मेजॉरिटी पार्टी होगी उसके जो हेड होंगे वही क्या होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर है फिर इनको ही बोला जाता है हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर होते हैं ये होते हैं हेड ऑफ द स्टेट लेवल, मीन्स जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके हेड होते हैं। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर हैं, Constitution does not contain any specific procedure for the selection and appointment of Prime Minister। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें ऐसा कोई भी प्रोसीजर नहीं दिया गया है जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर कैसे इलेक्ट होंगे उसमें लिखा गया हो। आर्टिकल 75 स्टेट ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 75 ये कहता है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे, जो चूज कर लिए जाएंगे, उनको उनकी पदवी पर बिठाएगा कौन, हमारे प्रेसिडेंट। ही इज द हेड ऑफ मेजॉरिटी पार्टी ऑफ लोकसभा। जो लोकसभा है उसकी जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उसके जो हेड होते हैं वो होते हैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर।
Now about the chief minister, constitution does not contain any specific procedure for the selection and appointment of chief minister. कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है कि कैसे चीफ मिनिस्टर जो हैं वो इलेक्ट होंगे और अपॉइंट होंगे। आर्टिकल 164 स्टेट ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, लेकिन आर्टिकल 164 ये कहता है कि जो हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है, उनको अपॉइंट करते हैं स्टेट के गवर्नर। ही इज द हेड इन द स्टेट लेजिस्लेचर। जो हमारे पास अब यहाँ पे हमने ये तो पढ़ लिया कि जो लोकसभा के मेजोरिटी पार्टी के हेड होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ऐसे जैसे हमारे पास सेंटर में होती है लोकसभा, वैसे ही स्टेट में हमारे पास होती है विधानसभा, जिसको कि और लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोला जाता है, जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोला जाता है। ठीक है, ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है इसमें जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उसके जो हेड होते हैं वो होते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। इफ नो मेजॉरिटी ऑफ पर्टिकुलर पार्टी, प्रेसिडेंट विल यूज हिज पावर। हम लोगों ने जब लास्ट क्लास में प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी पार्टी मेजॉरिटी नहीं बना पाती है लोकसभा में, या फिर जो लोकसभा के मेंबर हैं वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, तो प्रेसिडेंट अपनी पावर यूज कर लेंगे टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। ओथ बाय द प्रेसिडेंट, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको ओथ कौन देता है? प्रेसिडेंट। टर्म इज नॉट फिक्स्ड। देखो, भले ही हमारे पास जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो 5 साल के लिए होते हैं, वो मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है 5 साल, लेकिन कोई फिक्स्ड टाइम पीरियड नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर अपना काम ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट उनको किसी भी टाइम उनकी पार्टी को ख़त्म कर सकते हैं, लोकसभा डिसॉल्व कर सकते हैं और देश में दोबारा से इलेक्शन करने का ऑर्डर दे सकते हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि इनका टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कि मैक्सिमम जो टाइम होता है वो 5 इयर्स का होता है। ठीक है। सैलरी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो प्राइम मिनिस्टर की सैलरी होती है वो भी पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है और टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, कम ज़्यादा होती रहती है। मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट इन हिज रिकमेंडेशन। अब जो हमारे पास, जैसे हमने कहा कि लोकसभा है, ठीक है, और राज्यसभा है, इसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके जो 15% उसका जो जितना भी नंबर है 15% जो लोग मेंबर होंगे वो क्या होते हैं? मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि कोई रेलवे मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है, तो कौन से पर्सन को कौन सा मिनिस्टर बनाया जाएगा, इस चीज़ की सिर्फ सलाह देते हैं प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। प्राइम मिनिस्टर एलोकेट्स एंड रीशफल्स द पोर्टफोलियोज ऑफ मिनिस्टर्स। ये क्या होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर के पास सिर्फ इतनी पावर होती है कि वो जो मिनिस्टर होते हैं उनको जो मिनिस्ट्रीज दी गई हैं उसको रीशफल कर सकते हैं। ठीक है, बस इतनी सी ही पावर होती है। अब हम पढ़ते हैं अबाउट द चीफ मिनिस्टर। इफ नो मेजॉरिटी ऑफ पर्टिकुलर पार्टी, गवर्नर विल यूज हिज पावर। अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई भी पार्टी अपनी मेजॉरिटी नहीं बना पा रही है तो क्या होगा? जो गवर्नर होंगे स्टेट के वो अपनी पावर यूज कर लेंगे सीएम अपॉइंट करने के लिए। ओथ बाय द गवर्नर। जो ओथ होती है चीफ मिनिस्टर को वो कौन दिलाता है? गवर्नर। टर्म इज नॉट फिक्स्ड। यहाँ पर भी ये है कि जो इनकी टर्म होती है वो फिक्स्ड नहीं होती। मैक्सिमम टर्म जो है वो है 5 इयर्स, लेकिन 5 ईयर से कम हो सकती है। अगर चीफ मिनिस्टर ठीक से काम नहीं कर रहे, ठीक है, या उनकी जो पार्टी है वो ठीक से काम नहीं कर रही है स्टेट में,
गवर्नर किसी भी टाइम पर उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। सैलरी डिटरमाइंड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो चीफ मिनिस्टर की सैलरी होती है वो स्टेट लेजिस्लेचर ही डिफाइन करते हैं और ये कम ज़्यादा हो सकती है टाइम के साथ। मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर इन हिज रिकमेंडेशन, जो स्टेट में मिनिस्टर्स होते हैं वो गवर्नर अपॉइंट करते हैं, लेकिन कौन पर्सन मिनिस्टर हो सकता है ये सिर्फ रिकमेंड करते हैं चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर एलोकेट्स एंड रीशफल्स द पोर्टफोलियोज अमंग द मिनिस्टर्स, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं ये जो मतलब क्या कर सकते हैं, रीशफल कर सकते हैं मिनिस्टर्स को, कि एजुकेशन मिनिस्टर को हेल्थ मिनिस्टर बना दिया, हेल्थ को रेलवे मिनिस्टर बना दिया, लेकिन ये पर्सन्स को नहीं चेंज कर सकते। अब दोबारा से प्राइम मिनिस्टर पर, ही गिव एडवाइस टू प्रेसिडेंट टू रिफॉर्म और डिसमिस मिनिस्टर, अगर किसी मिनिस्टर को चेंज करना है या डिसमिस करना है तो उसकी सलाह भी ये दे सकते हैं प्रेसिडेंट को। सेम चीफ मिनिस्टर के केस में है, ही गिव एडवाइस टू गवर्नर टू रिफॉर्म और डिसमिस मिनिस्टर, अगर किसी मिनिस्टर को चेंज करना है या डिसमिस करना है तो गवर्नर को सलाह दे सकते हैं कौन, चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट फिर से प्राइम मिनिस्टर के बारे में है, रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है या उनकी पार्टी को डिसॉल्व कर दिया जाता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ही इज द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं यही चैनल होते हैं किसके, कम्युनिकेशन के, बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ही एडवाइसेस प्रेसिडेंट ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो प्रेसिडेंट को सलाह दे सकते हैं किसकी अपॉइंटमेंट के रिलेटेड, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट कमीशन। ठीक है, तो इन सारे पर्सन्स की अपॉइंटमेंट में प्रेसिडेंट सलाह ले सकते हैं प्राइम मिनिस्टर की, लेकिन मानना ना मानना डिपेंड करता है प्रेसिडेंट के ऊपर। अब आ जाते हैं चीफ मिनिस्टर के ऊपर। रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अगर काउंसिल जो चीफ मिनिस्टर है उनको डिसॉल्व कर दिया जाता है या फिर उनकी डेथ हो जाती है, मीन्स वो अब नहीं रहे अपनी पोजीशन पर, तो जो उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। ही इज द चैनल ऑफ कॉमन कम्युनिकेशन बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और यहाँ पे गवर्नर भी आएगा। अब देखो जो गवर्नर है वो स्टेट में है, जो प्रेसिडेंट है वो सेंटर में है, लेकिन प्रेसिडेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं गवर्नर, तो इन जो चीफ मिनिस्टर है वो इनमें एज अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन काम करेंगे। ही एडवाइसेस गवर्नर ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ, ये गवर्नर को एडवाइस करते हैं किसकी अपॉइंटमेंट में, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ही एडवाइसेस प्रेसिडेंट ऑन समनिंग एंड प्रोरोगेटिंग ऑफ सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, जो यहाँ पर जैसे हमारे पास हाउसेस होते हैं, सेशंस होते हैं पार्लियामेंट में, तो उनकी एक तो समनिंग होती है, समनिंग मतलब उनको बुलाना, प्रोरोगेटिंग का मतलब होता है कि उसको डिसमिस कर देना या फिर उसको ख़त्म कर देना सेशन को। तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ये प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं उन सेशंस को बुलाने में और प्रोरोगेटिंग करने में। सेम जो है गवर्नर काम करते हैं ठीक है स्टेट में, तो उसमें कौन एडवाइस करता है उनको, चीफ मिनिस्टर। ही रिकमेंड डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा टू प्रेसिडेंट एनी टाइम, अगर लोकसभा को ख़त्म करना है तो उसमें भी ये सलाह दे सकते हैं प्रेसिडेंट को, और अगर स्टेट लेजिस्लेचर को ख़त्म करना है तो उसमें भी ये सलाह दे सकते हैं किसको, गवर्नर को।
उसके बाद आर्टिकल 74 कहता है देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 74 ये कहता है कि हमारे पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होनी चाहिए जिसके हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ये जो हैं वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को। आर्टिकल 75 डील्स विद द टेन्योर, अपॉइंटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, ओथ, सैलरी एंड अलायंस ऑफ मिनिस्टर्स। आर्टिकल 75 हमें बताता है कि अपॉइंटमेंट कैसे करनी है मिनिस्टर्स की, उनकी क्या टेन्योर रहेगी, किस बंदे को कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, ओथ उनको कसम कैसे दिलाई जाएगी, उनकी सैलरी क्या होगी और सैलरी के बिना और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाएंगी। आर्टिकल 163 कहता है कि स्टेट में भी हमारे पास एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होनी चाहिए जो चीफ मिनिस्टर और गवर्नर को हेल्प करते हैं लेजिस्लेचर में। आर्टिकल 164 कहते हैं कि वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे स्टेट के, उनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, टेन्योर क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगी, ओथ कौन देगा उनको, सैलरी क्या रहेगी और उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड ऑल्सो अपॉइंट CM ऑन एडवाइस ऑफ PM। अब यहाँ पर क्या है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट ऑल्सो अपॉइंट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बिल्कुल ऐसे ही जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनको गवर्नर अपॉइंट करते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं उनको भी गवर्नर अपॉइंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ CM। स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नॉट फिक्स्ड। अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना उनकी स्ट्रेंथ जो होती है वो फिक्स नहीं होती, बट डिपेंड्स ऑन प्राइम मिनिस्टर। बट ये डिपेंड करती है किस पे, प्राइम मिनिस्टर पे। बट शैल नॉट इंक्रीज 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा एज पर 91st अमेंडमेंट। लेकिन 91st अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ये जो है ये इंक्रीज नहीं होनी चाहिए जितने भी लोकसभा के मेंबर्स हैं उसके 15% से ज़्यादा। अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मस्ट बी द मिनिस्टर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, ठीक है, वो पार्लियामेंट की लोकसभा या राज्यसभा से लिए जा सकते हैं। इफ़ द पर्सन इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज अपॉइंटेड एंड मिनिस्टर। अगर कोई ऐसा बंदा मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया जाता है जो ना ही राज्यसभा का मेंबर है और ना ही लोकसभा का मेंबर है, the shall cease to be a minister after 6 months unless he managed to get elected to either of the two houses। तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी एक हाउस का मेंबर बनना ही पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा। ऐसे ही स्ट्रेंथ ऑफ जो हमारे पास होती है स्टेट के मिनिस्टर्स की वो भी फिक्स नहीं होती, लेकिन 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। किससे? स्टेट विधान सभा से। किससे? विधान सभा से। अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट बी मिनिस्टर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द। अब जो यहाँ पे हमारे पास स्टेट में होता है बिल्कुल सेम ही होता है कि वो किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है। अगर वो किसी हाउस का मेंबर नहीं है तो उसको मेंबर बनना पड़ेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। मिनिस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू टेक ओथ बाय प्रेसिडेंट। जो मिनिस्टर्स हैं, जो सेंटर में मिनिस्टर्स होते हैं उनको प्रेसिडेंट ओथ देते हैं और जो स्टेट के मिनिस्टर्स होते हैं उनको ओथ देते हैं कौन? गवर्नर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हु इज अ मेंबर ऑफ वन हाउस हैज द राइट टू स्पीक इन एंड टेक इन प्रोसीडिंग्स ऑफ द अदर हाउस विदाउट एनी राइट टू वोट इफ ही इज नॉट मेंबर ऑफ दैट मिनिस्टर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनको हक होता है कि वो किसी भी प्रोसीडिंग पर, किसी भी मीटिंग में बोल सकते हैं सेंटर में, और जो स्टेट वाले होते हैं उनके पास राइट होता है कि वो बोल सकते हैं कहाँ? स्टेट में। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारे पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है इट कंसिस्ट एंड टाइप्स ऑफ मिनिस्टर। इसमें क्या होता है और कितने टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे। कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर्स। जो सबसे बड़े मिनिस्टर्स होते हैं वो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। सबसे बड़े मिनिस्टर्स माना जाता है कैबिनेट मिनिस्टर्स को। जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं वो सेकंड रैंक पर आ जाते हैं और जो डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं ये
जूनियर मोस्ट मिनिस्टर्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द कैबिनेट मिनिस्टर्स हु मीट्स एंड व्हेन समन्ड फॉर प्राइम मिनिस्टर फॉर टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या होता है कि जब भी प्राइम मिनिस्टर इनको बुलाते हैं तो ये मिलते हैं और बातचीत करते हैं गवर्नमेंट के किसी भी टॉपिक पर। अ कैबिनेट मिनिस्टर ऑलवेज हेड्स अ मिनिस्टर एंड इज गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ इट। जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ये हमेशा मतलब एक मिनिस्ट्री के हेड होते हैं, जैसे रेलवे मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, और उनके पास एक इंडिपेंडेंट चार्ज होता है उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के ऊपर किसी भी तरह का डिसीजन लेने का। ही अटेंड्स द मीटिंग्स ऑफ कैबिनेट ऑन हिज ओन। कैबिनेट की जो भी मीटिंग होती है ये बिन बुलाए वहाँ पर जा सकते हैं, इनको किसी भी इन्विटेशन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट क्या होते हैं? दे हैव इंडिपेंडेंट चार्ज बट असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स इन रनिंग द इंडस्ट्री। ये जो होते हैं ना बेसिकली असिस्टेंट होते हैं किनके? कैबिनेट मिनिस्टर्स के। ये कैबिनेट मिनिस्टर्स के असिस्टेंट होते हैं, लेकिन ये अकेले भी उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को चला सकते हैं। ही कांट अटेंड द मीटिंग ऑफ कैबिनेट ऑन हिज ओन राइट। ये अपनी मर्जी से कैबिनेट मीटिंग में नहीं जा सकते जब तक कि इनको बुलाया नहीं जाता, बट कैन अटेंड इफ द इन्विटेशन इज गिवन। अगर इनको बुलाया गया है तो ये जा सकते हैं। नेक्स्ट है डिप्टी मिनिस्टर। ये जूनियर मिनिस्टर्स होते हैं, ये कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं उनको असिस्ट करते हैं उनके काम में, और इनके पास कोई भी अपनी मिनिस्ट्री नहीं होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें कि हमने वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ा है। इसके बाद अब हम देखते हैं कुछ MCQs जो इस टॉपिक के रिलेटेड बनते हैं हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन द वाइस प्रेसिडेंट बी रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट। वाइस प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव किया जा सकता है? बाय द फुल प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। द राज्यसभा कैन रिमूव हिम बाय पासिंग द रेजोल्यूशन विद एब्सोल्यूट मेजोरिटी बट द कंसेंट ऑफ लोकसभा इज नेसेसरी। नेक्स्ट इसमें क्या है कि हमारा आंसर है बोथ A एंड B। इसमें क्या होता है कि इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है, ये तो बिल्कुल ठीक है कि फुल इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है। जो राज्यसभा होती है वो अकेले ही इसको रिमूव कर देती है, लेकिन जिसमें लोकसभा की मर्जी होती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है C। What conditions should be meet for the candidate to become vice president? Candidate should not hold any office of profit। बिल्कुल सही है, वो ऐसी किसी और पदवी पर नहीं होने चाहिए जहां से उनको क्या मिल रही हो? सैलरी मिल रही हो। कैंडिडेट शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये भी सही है कि वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए, ना ही लोकसभा के, ना ही राज्यसभा के, ना ही विधानसभा के और ना ही विधान परिषद के। कैंडिडेट में बी अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ये गलत है। हमने पढ़ा है, हमने पहले ही बता दिया कि वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर किसी के भी मेंबर नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर है ओनली A एंड B। तो वो एक तो और क्या है कि उनकी जो मिनिमम एज है, वैसे यहाँ पर एक और भी है कि जो मिनिमम एज होती है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए, और प्रेसिडेंट के केस में भी हमने यही पढ़ा था कि मिनिमम एज 35 होनी चाहिए। The oath of office to the governor is administered by। जो गवर्नर है उनको ओथ कौन देता है? द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न्ड स्टेट हाई कोर्ट। इसका आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न्ड स्टेट हाई कोर्ट। जो गवर्नर होते हैं उनको जो ओथ देते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट में जहाँ पर वो एज अ गवर्नर सेलेक्ट हुए हैं, वहाँ की जो हाई कोर्ट होगी उस हाई कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वही ओथ देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स डज नॉट पोजेस्ड बाय द गवर्नर। इनमें से कौन सी पावर्स हैं जो गवर्नर के पास नहीं होती? डिप्लोमेटिक पावर्स, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, लेजिस्लेटिव।
डिप्लोमेटिक पावर्स जो हैं वो गवर्नर के पास बिल्कुल भी नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होती हैं, जिसमें ये हमने पढ़ा था कि सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ प्रेसिडेंट के नेम पर साइन होती हैं। हमारे देश को इंटरनेशनल फोरम्स में जो रिप्रेजेंट करते हैं वो प्रेसिडेंट ही करते हैं, और जो प्रेसिडेंट हैं वो अलग अलग देशों में एम्बेसडर भेजते हैं और वहाँ से एम्बेसडर्स रिसीव भी करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन है जो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? नो। प्रेसिडेंट? यस। जो प्रेसिडेंट हैं वो अपॉइंट करते हैं किसको? प्राइम मिनिस्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड। हमने पढ़ा है कि जो मेंबर्स हैं, ठीक है, मिनिस्टर्स हैं, वो लोकसभा के 15% मेंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब जैसे हमारे पास लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं, ठीक है, तो इसका 15% निकाल लेते हैं हम। तो अगर हम इसका 15% देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा 54 + 27, मतलब अगर हम 10% ऑफ 545 54 और 5% 27 181, तो ऑलमोस्ट 81 मिनिस्टर्स होंगे मैक्सिमम जो मिनिस्टर्स होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो 81 होंगे। 81 से कम हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकते। लेकिन ये नहीं है कि जो मिनिस्टर होगा वो सिर्फ लोकसभा से ही होगा, ठीक है, वो राज्यसभा से भी हो सकता है, राज्यसभा से भी हो सकता है। और हमने पढ़ा है कि ऐसा कोई पर्सन जो मिनिस्टर बन गया है लेकिन वो कोई भी हाउस का मेंबर नहीं है, ना ही लोकसभा का और ना ही राज्यसभा का, तो उनको विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ किसी ना किसी हाउस का मिनिस्टर जो है वो मेंबर जो है वो बनना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेसिडेंट ऑल द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अंडर आर्टिकल 78। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं आर्टिकल 78 के अंडर कौन है जो मतलब सारे डिसीजंस लेते हैं? डेट इज़ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये था हमारा सारा का सारा आज का टॉपिक, जिसमें कि हमने पढ़ा अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।